वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है आपके लिए। कह रहा है न्यूट्रल एक्सिस वह अक्ष है जिस पर प्रतिबल होता है। कह रहा है आपका न्यूट्रल एक्सिस वह अक्ष है जिस पर प्रतिबल होता है, जिस पर प्रतिबल होता है। ये हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव, इन्फिनेटिव हो जाएगा आपका जीरो, बी निगेटिव है ना, बी क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, सी हो जाएगा आपका पॉजिटिव और डी क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। ठीक है, यानी अनंत। बताइए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना कि प्रतिबल और विकृति क्या होता है। हो सकता है थोड़ा वीडियो की क्वालिटी मतलब ज़्यादा लाइट ना दिखे है ना, क्योंकि आज वोल्टेज थोड़ा सा कम है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस पर प्रतिबल कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं भाई न्यूट्रल एक्सिस पे प्रतिबल और विकृति है ना, ऐसे बनाते हैं इसको। ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया बीम का, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस, ये हो गया आपका स्ट्रेस डायग्राम है ना, नीचे डायरेक्ट छड़ के केंद्र पे लगेगा। ठीक है, तो प्रतिबल कितना होता है न्यूट्रल एक्सिस पे, जीरो है ना। तो न्यूट्रल एक्सिस पे प्रतिबल कितना मिल जाएगा आपको, जीरो। साथ साथ न्यूट्रल एक्सिस पे पूछ दे प्रतिबल कितना होता है और विकृति कितना होता है, तो भी कितना हो जाएगा मेरा, जीरो। यानी न्यूट्रल एक्सिस पे समझिएगा प्रतिबल कितना होगा, जीरो। ठीक है, प्रतिबल कितना होगा, जीरो। विकृति कितना होगा, विकृति भी होगा जीरो। जबकि कर्तन कितना होगा, है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है कि कर्तन कितना होता है न्यूट्रल एक्सिस पे। तो न्यूट्रल एक्सिस पे कर्तन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे कर्तन क्या होता है, मैक्सिमम। कैसे होता है देखिएगा, इसका स्ट्रेस डायग्राम यानी प्रतिबल आरेख बनाएंगे कर्तन का, इस तरह ऐसे बनता है ना, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, यानी परवलय बनता है। तो क्या हो गया यहाँ मैक्सिमम। फिर वो कहेगा कि टॉप और बॉटम पे है ना, क्या कहेगा, टॉप और बॉटम पे। टॉप और बॉटम पे शियर स्ट्रेस कैसा होता है, तो मिनिमम होता है। मिनिमम यानी हम कह सकते हैं जीरो होता है। टॉप और यानी ऊपर और नीचे शियर स्ट्रेस यानी कर्तन प्रतिबल आरेख कैसा होता है आपका, जीरो होता है ना। मिल रहा है आपको, कितना मिल रहा है, जीरो। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम। और टॉप और बॉटम पे प्रतिबल विकृति कैसा होता है, प्रतिबल विकृति तो आप कहेंगे मैक्सिमम होता है कि नहीं। समझ आ रहा है आपको भाई, प्रतिबल नीचे मैक्सिमम, बॉटम मतलब छड़ के केंद्र तक मैक्सिमम प्रतिबल, मैक्सिमम प्रतिबल, मैक्सिमम विकृति, मैक्सिमम विकृति। लेकिन ए प्रतिबल शियर स्ट्रेस क्या है आपका, जीरो है ना। शियर स्ट्रेस क्या है, जीरो है। इसके साथ साथ क्या पूछ सकता है, इसके साथ साथ ये पूछ सकता है कि प्रतिबल आरेख यानी सिर्फ प्रतिबल की बात करें, कर्तन प्रतिबल की बात ना करें, सिर्फ प्रतिबल की बात करें कि प्रतिबल आरेख कैसा होगा, तो आप कहेंगे त्रिभुजाकार होगा। किस मेथड में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात कर रहे हैं। वो कहेगा प्रतिबल आरेख कैसा होगा, तो प्रतिबल आरेख त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। वो कहेगा आपका कर्तन आरेख कैसा होगा, तो आप कहेंगे परवलयाकार। ठीक है, क्या कहेगा, परवलयाकार। क्रॉस सेक्शन की बात हो रही है, हम एल सेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इन द सेंस मतलब एल सेक्शन ऐसा है ना, यूडीएल लग जाए या फिर पॉइंट लोड लग जाए, तो ए शियर फोर्स या फिर ए बेंडिंग मोमेंट, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना याद रहेगा, याद रहेगा है ना, क्या कि प्रतिबल आरेख कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन का प्रतिबल आरेख त्रिभुजाकार, विकृति आरेख त्रिभुजाकार, कर्तन आरेख कैसा होगा, तो आप कहेंगे परवलयाकार, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अपरूपण प्रतिबल होता है। देखिए अभी हम अपरूपण प्रतिबल बता रहे थे ना, ए वाला अपरूपण प्रतिबल इस तरह का आरेख था, बना था ना, दिखाई दे रहा है, इस तरह का आरेख था, है ना। तो कह रहा है कि अपरूपण प्रतिबल होता है, अपरूपण प्रतिबल होता है ना। ए क्या कह रहा है आपका, ए हो जाएगा आपका 0.1 अंडर रूट एफ सी के, 0.1 अंडर रूट एफ सी के। बी मिल जाएगा आपका 0.16 अंडर रूट एफ सी के, 0.16 अंडर रूट एफ सी के। सी क्या मिल जाएगा 0.25 अंडर रूट एफ सी के, 0.25 अंडर रूट एफ सी के। और डी क्या मिल जाएगा 0.4
√FC_K। ठीक है, बताइए क्या होगा। अब देखिए अपरूपण प्रतिबल को हम कैसे दिखाते हैं, आपको याद है अपरूपण प्रतिबल को हम दिखाते हैं टाउ से, है ना। बताए थे हम लंब प्रतिबल को किससे दिखाते हैं, तो लंब प्रतिबल को दिखाते हैं हम सिग्मा से, और अपरूपण प्रतिबल को कैसे दिखाते हैं, अपरूपण प्रतिबल को दिखाते हैं हम टाउ से, है ना। ऐसा होता हम क्लासिफिकेशन अच्छे से किए थे। तो क्या हो जाएगा, ठीक है समझिएगा। अब इसमें कंडीशन है, वो कहेगा अपरूपण प्रतिबल, और क्या कहेगा आपका अपरूपण प्रतिबल। तो वो अपरूपण प्रतिबल दो कंडीशन में पूछेगा, एक तो कह देगा वो लिमिट स्टेट में, एक तो कह देगा आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लिमिट स्टेट मेथड में होता है 0.25 √FC_K, वर्किंग में मिलेगा 0.16 √FC_K, याद रहेगा। लिमिट में कितना मिलेगा 0.25 √FC_K, और वर्किंग में कितना मिलेगा 0.16 √FC_K। अब इसमें तो कहा ही नहीं, ऑप्शन आपको दोनों है, वर्किंग भी है लिमिट भी है, दोनों ऑप्शन मिला, इसमें तो कुछ कहा ही नहीं। तब क्या करेंगे हम, तब हम मान लेंगे कि मेरा पूछ रहा है लिमिट स्टेट मेथड में, है ना। मान के क्या चलना है हमको, जब नहीं कहेगा तो मान लेंगे हम किस में चल रहा है, लिमिट स्टेट मेथड में। तो लगा देंगे आपका 0.16 क्या हो जाएगा 0.25 √FC_K। इसी तरह आपका फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ निकलता है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में। वर्किंग में 0.67 √FC_K, और लिमिट में 0.7 √FC_K। FC_K को बताने की जरूरत नहीं, FC_K क्या है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। इसी तरह EC निकलता है ना, यानी कंक्रीट का यंग मापांक, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में। वर्किंग में क्या हो जाएगा आपका 5700 √FC_K, वर्किंग में लिमिट में क्या हो जाएगा आपका 5000 √FC_K हो जाएगा। EC के बाद मेरा आता है ES तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm होता है। इसमें से एक क्वेश्चन आने वाला है आपका, बस FC_K का वैल्यू देगा, वो कहेगा कर्तन प्रतिबल ज्ञात करिए, ठीक है। वो क्या कहेगा, कर्तन प्रतिबल ज्ञात करिए, वो कहेगा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ज्ञात करिए, वो कहेगा आपका यंग मापांक कंक्रीट का याद रखिए। इतना यदि आप याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे बढ़ें, ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है। आसान क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है, कार्यकारी प्रतिबल होता है, किसी पदार्थ का कार्यकारी प्रतिबल होता है A, B, C और D। क्या हो जाएगा आपका चरम प्रतिबल के बराबर, चरम प्रतिबल के बराबर। दूसरा क्या है आपका पराभव प्रतिबल के बराबर, पराभव प्रतिबल के बराबर। क्या हो जाएगा आपका पराभव प्रतिबल के कम, प्रतिबल के से कम, पराभव प्रतिबल से अधिक। बताइए क्या होगा इसमें, पराभव प्रतिबल से अधिक। देखिए इस बात को आप जानते हैं, इस क्वेश्चन को आप ना 1 मिनट में कर देंगे, लेकिन एक बार थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे आसान क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो आप इस बात को जानते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस जो होता है, आंसर बताइए क्या होगा। वर्किंग स्ट्रेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन स्ट्रेस, है ना। और वर्किंग स्ट्रेस को क्या कहते हैं, परमिसिबल स्ट्रेस कहते हैं ना। क्या कहते हैं हम लोग, परमिसिबल स्ट्रेस। क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस, है ना। छड़ में आ जाएगा आपका यील्ड स्ट्रेस, कंक्रीट में हम अल्टीमेट स्ट्रेस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हो जाएगा। अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना होगा और स्टील के लिए कितना होगा, है ना। कंक्रीट के लिए 3, स्टील के लिए 1.78। जब इसमें भाग देंगे तो यील्ड स्ट्रेस तो कम ही आएगा ना, यानी जितने के जितने सारे नाम हैं, जब मतलब 1 से अधिक से भाग देंगे तो यील्ड स्ट्रेस से कम ही आएगा, है ना। तो हो जाएगा आपका पराभव प्रतिबल से कम होता है।
कितना होगा आपका पराभव प्रतिबल से कम। आसान क्वेश्चन था कि नहीं था? ठीक है ना। देखिए लाइट मतलब कि कम ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है लाइट भी कट जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात है ना। सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात है? अब देखिए अभी हम जस्ट लिखे थे वर्किंग स्ट्रेस इजकल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो यही तो आ जाएगा यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा गुणांक क्या हो जाएगा? अल्टीमेट स्ट्रेस अपान वर्किंग स्ट्रेस। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आसान बताइए। कह रहा है सुरक्षा गुणांक किसका अनुपात है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस का अनुपात क्या होता है? सुरक्षा गुणांक, है ना। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? अब देखिए फिर कह रहा है लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट और स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है? तो बताइए आसान है कि नहीं? कंक्रीट, इसको तो कई बार बता चुके हैं। कंक्रीट और स्टील का आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है लिमिट स्टेट मेथड में? तो कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15, है ना। कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। आगे बढ़ें। अगला कर है कि जो आरसीसी होता है उसमें जो छड़ होता है ना, वो कौन सा लोड वहन करता है? बताइए, बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं। जो आरसीसी में छड़ होता है वो कौन सा लोड वहन करता है? टेंसाइल या कंप्रेसिव? तो आप जानते हैं कौन सा लोड वहन करता है आपका? टेंसाइल करता है। ठीक है, इसको भी आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आपका, कह रहा है आरसीसी संरचना के डिजाइन में कंक्रीट की तनन क्षमता किस रूप में लिया जाता है? अब देखते हैं इसको कौन बताता है। आरसीसी डिजाइन में कंक्रीट की तनन क्षमता किस रूप में लिया जाता है? किस रूप में लिया जाता है? ABCD M20, है ना, या फिर 5 न्यूटन प्रति mm², या 7 न्यूटन प्रति mm², या नन ऑफ दिस। बताइए क्या आंसर होगा? कह रहा है कि आरसीसी के डिज़ाइन में कंक्रीट की तनन क्षमता को क्या लिया जाता है? तो क्या होगा बताइए भाई। आरसीसी के डिज़ाइन में हम कंक्रीट क्या मानते हैं? कंक्रीट कोई भी तनन क्षमता, कोई भी तनन सामर्थ्य को लेती ही नहीं है ना। क्योंकि एजम्पशन है ना, एजम्पशन क्या है कि पूरे के पूरे तनन बल को कौन वहन करता है? पूरे के पूरे तनन बल को स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट को उससे मुक्त मानते हैं। एजम्पशन याद करिए। पहला एजम्पशन क्या होता है कि किसी भी धरण का अनुप्रस्थ काट तो नमन से पहले समतल है, नमन के बाद भी समतल ही रहती है ना। दूसरा एजम्पशन क्या है कि कंक्रीट क्या है? इलास्टिक है। कंक्रीट एक पूर्णतः इलास्टिक मटेरियल है और कंक्रीट को बिछाते समय धरण छड़ में कोई भी प्रारंभिक तनाव नहीं उत्पन्न होता है। पांचवा क्या हो जाएगा कि सभी तनन को स्टील वहन करता है तथा कंक्रीट को उससे मुक्त मानी जाती है। ये सारे के सारे क्या है? जम्पशन है। उसी में क्या जम्पशन होता है? मॉडुलस रेशियो का क्या होता है? 280 3 सिग्मा CB। ठीक है ना। आगे बढ़ें तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, है ना। किसी को ज़बरदस्ती थोड़ी लेना है भाई। कंक्रीट की तनन क्षमता क्या होता है? होता ही नहीं है ना, 0 लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह घुमा देगा। आप कहेंगे कि भाई 20 होगा, 7 मार दे क्या? 20 क्या होता है? आरसीसी का मिनिमम ग्रेड होता है। आप कहेंगे सर जी 20 बताए तो मार देते हैं, 20 ही मार देते हैं, है ना। ऐसा नहीं कुछ करना है, समझना है क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्या हो जाएगा आपका? हाँ, कह रहा है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। आरसीसी बीम में जैसे तन्य इस्पात का क्षेत्रफल बढ़ता है, कह रहा है ना कि आरसीसी बीम में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आरसीसी बीम में छड़ का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ता है A, B, C और D, क्या हो जाएगा आपका? उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ती है, न्यूट्रल एक्सिस की गहराई बढ़ती है ना। अगला क्या हो जाएगा आपका? न्यूट्रल एक्सिस की गहराई घटती है
ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस की गहराई स्थिर रहती है, या फिर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी सभी होगा। मन मौजी, मन करेगा तो घटेगा, मन करेगा तो बढ़ेगा, मन करेगा तो उसका स्थिर रहेगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला ऐसा ना। तो बताइए क्या होगा। कह रहा है आरसीसी बीम को छड़ का क्षेत्रफल जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस की गहराई क्या होती है? बढ़ती है। अब कैसे समझिएगा, यानी ए क्या होता है आपका? क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। ए क्या हो गया? छड़ का क्षेत्रफल, है ना। धरन के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। ए क्या होता है? बी, यानी धरन की चौड़ाई। धरन के ऊपरी सिरे से धरन के निचले सिरे तक की गहराई को क्या कहते हैं? कुल गहराई, है ना। धरन के ऊपरी सिरे से धरन के निचले सिरे तक की गहराई को क्या कहते हैं? कुल गहराई। सिटी दे रहा है ना। ए क्या हो गया आपका? एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट, है ना। ए क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। अब समझिए, आप एक दिमाग लगाइएगा। एक होता है आपका एक्सयू लिमिट, या सिंपल इससे समझिए क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है ना। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा होगा तभी तो मेरा ओवर एनफोर्समेंट होगा, है कि नहीं? समझिएगा, ओवर एनफोर्समेंट। जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा होगा तो ओवर एनफोर्समेंट होगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा कैसे होता है? देखिए तो बी एक्स स्क्वायर बाई 2 = एम एस टी डी माइनस एक्स। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बड़ा कैसे होगा? एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? एस टी पर। यानी एस टी बढ़ाएंगे तो उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ेगी। एक्सिस यानी क्षेत्रफल बढ़ाएंगे छड़ का तो उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ेगी, और जब उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ गई तभी तो मेरा ओवर एनफोर्समेंट हो गया। तो समझ आ रहा है आपको? ओवर एनफोर्समेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसमें छड़ डाले। छड़ डालने से क्या हुआ है भाई? उदासीन अक्ष की गहराई बढ़ गई है। उदासीन अक्ष की गहराई क्या होती है भाई? धरन के ऊपरी सिरे से न्यूट्रल एक्सिस तक की गहराई को क्या कहते हैं? उदासीन अक्ष की गहराई। धरन के ऊपरी सिरे से उदासीन अक्ष की गहराई, उदासीन अक्ष की गहराई। छड़ की मात्रा और बढ़ा देंगे, यहाँ आ जाएगा, और बढ़ाएंगे नीचे खिसकता हुआ चला जाएगा, है ना। तो यही था आपका। न्यूट्रल एक्सिस के बढ़ने से, छड़ के बढ़ाने से न्यूट्रल एक्सिस बढ़ता है, न्यूट्रल एक्सिस बढ़ने से ओवर एनफोर्समेंट हो जाता है ना। क्योंकि क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस तो एरिया पर डिपेंड करता नहीं है स्टील के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि उत्तोलक भुजा होता है। देखिए कितना, यदि न्यूट्रल एक्सिस की गहराई, यदि न्यूट्रल एक्सिस गहराई x है तो उत्तोलक भुजा होता है। उत्तोलक भुजा होता है। क्या हो जाएगा आपका? ए दे रहा है आपका, ए डी माइनस एक्स बाई 2, बी क्या दे रहा है? डी, सी दे रहा है आपका एक्स माइनस डी बाई 3, और डी क्या दे रहा है आपका? डी माइनस एक्स बाई 3, है ना। तो सिंपल है, इसको तो बताना ही नहीं है। क्या होता है आपका? डी माइनस एक्स बाई 3, है ना। उत्तोलक भुजा यही ना होता है, जेड से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन बड़ा सा न्यूमेरिकल दिया है, आपके लिए नहीं है। कह रहा है हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। M50 ग्रेड कंक्रीट के लिए प्रतिरोध घटक का गुरुत्व होता है। इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं। M15 ग्रेड के लिए प्रतिरोध गुणांक होता है। प्रतिरोध गुणांक होता है। प्रतिरोध गुणांक होता है A, B, C और D, है ना। दिखाई दे रहा है A, B, C, D। कितना हो जाएगा आपका? 0.87, 8.5, 0.87, 8.5। C क्या मिल जाएगा आपका? 7.5, और D क्या मिल जाएगा? 5.8। बताइए क्या होगा, है ना। बताइए प्रतिरोध गुणांक कितना होगा M15 के लिए। जैसे देखिएगा, हम रिवीजन कर रहे हैं। ए क्या हो गया आपका? न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन, घंटा बन गया। ए क्या हो गया? क्रॉस सेक्शन। ए क्या हो गया? एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ए हो गया धरन की चौड़ाई बी,
धरन की प्रभावी गहराई स्मॉल डी। नीचे हो गया आपका इफेक्टिव कवर। ए हो गया आपका एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट। ए क्या हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। क्या हो गया है न्यूट्रल एक्सिस। अब समझिएगा यहाँ क्या लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, यहाँ लगेगा सिग्मा सी बी है ना। यहाँ मिलेगा आपका सिग्मा एस टी, यहाँ मिलेगा सी, यहाँ मिलेगा टी है ना। क्या मिल जाएगा टी मिल जाएगा। दोनों के बीच की दूरी को उत्तोलक भुजा कहते हैं। डी माइनस एक्स बाई थ्री यही तो होता है। यानी ए ऊपर से कितने दूरी पर है एक्स बाई थर्ड पे। अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है सी गुणे जेड। सी मतलब बी एक्स सिग्मा सी बी बाई टू डी माइनस एक्स बाई थ्री है ना। या फिर ये हमारे एक और होता है टी गुणे जेड। टी क्या है आपका एस टी सिग्मा एस टी डी माइनस एक्स बाई थ्री। ये सारे वर्किंग स्टेज के मेथड के हैं, है कि नहीं, है ना। ब्लर कर रहा है, सही हो गया, हमको हटते ही सही हो जाता है। और समझिएगा ठीक है। देखिए अब तो क्या न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है एक्स इजकल टू यम सिग्मा सी बी डी अपान यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। लेकिन एक होता है आपका उत्तोलक भुजा गुणांक, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस गुणांक है ना। यानी उदासीन अक्ष गुणांक क्या होता है x1। x1 क्या होता है उत्तोलक भुजा, अरे यार उत्तोलक भुजा क्या मार रहा है बार बार। यानी उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है उदासीन अक्ष गुणांक। समझिएगा उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है उदासीन अक्ष गुणांक। इसी तरह एक उत्तोलक भुजा गुणांक आता है। उत्तोलक भुजा गुणांक क्या आता है आपका Z1। उत्तोलक भुजा का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है उत्तोलक भुजा गुणांक। क्या कहलाता है आपका उत्तोलक भुजा गुणांक। अब समझिएगा ये जो है ना इसका हम बता दे रहे क्या होगा 0.87 आएगा। क्या आएगा 0.87। अब कैसे आ रहा है देखिएगा। अब बी की जगह बी ही रहने दीजिए। एम आर इजकल टू बी। यक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं देखिए तो यक्स की जगह x1 डी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सिग्मा सी रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है अपान टू डी माइनस भाई यक्स की जगह क्या लिख सकते हैं x1 डी लिख सकते हैं है ना। या फिर इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं जेड। क्या लिखते हैं जेड। अब समझिएगा क्या हो जाएगा बी x1 डी सिग्मा सी बी बाई टू इंटू Z1। जेड को क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखिए तो Z1 डी लिख सकते हैं तो Z1 डी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा सी बी यक्स सिग्मा सी बी ठीक है x1 Z1। बचेगा क्या देखिए 1/2 हो गया x1 Z1 सिग्मा सी बी। बचेगा आपको बी डी स्क्वायर है ना दिख रहा है। तो यही हमारे इक्वल टू होता है आपका क्यू बी डी स्क्वायर। अब क्यू क्या है यही क्यू है आपका प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। क्यू क्या है आपका प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक है ना। क्यू क्या है प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। अब क्यू का मान कितना होता है 1/2 सिग्मा सी बी x1 Z1 ठीक है x1 Z1। तो इसी में रखेंगे किसका मान आप यम इसमें 3 रखेंगे तो आ जाएगा आपका 0.87 ठीक है। साथ साथ में x1 Z1 भी चाहिए आपको है ना। तो हम आपको ये बता रहे थे कि हम 15 ग्रेड के लिए प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक कितना होता है 0.87। तो हम आपको ये बता रहे थे कि प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक होता क्या है ना। यही आपका जो Q होता है वो होता है आपका प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। चलिए एक बार इसको हम और बताते हैं क्योंकि जानते हैं आज देखिए क्या हो जाएगा आपका उदासीन अक्ष गुणांक क्या होता है यम सिग्मा सी बी डी अपान यम सिग्मा सी बी प्लस सिग्मा एस टी। ये सारे के सारे आ सकते हैं ठीक है उदासीन अक्ष ठीक है। फिर आता है आपका उदासीन अक्ष गुणांक। उदासीन अक्ष गुणांक जिसे हम x1 से डिनोट करते हैं क्या होता है आपका x बाई डी। यानी उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है उदासीन अक्ष गुणांक। फिर आता है आपका उत्तोलक भुजा यानी z। तो क्या होता है आपका d माइनस एक्स बाई थ्री। फिर होता है आपका उत्तोलक भुजा गुणांक। उत्तोलक भुजा गुणांक ये क्या होता है Z1 होता है। यानी उत्तोलक भुजा का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात उत्तोलक भुजा गुणांक कहलाता है। फिर आता है प्रतिरोध आघूर्ण। ये सारे के सारे आ सकते हैं ठीक है।
प्रतिरोध आघूर्ण होता है आपका, एक होता है MRT यानी AST सिग्मा ST इंटू जेड, एक होता है आपका MRC BX सिग्मा CV बाई 2 इंटू जेड। भाई अब प्रतिरोध आघूर्ण निकाल चुके हैं, तब प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक निकालेंगे कि नहीं? प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक कैसे निकलेगा? इसी को रखिए BX सिग्मा CV बाई 2 इंटू जेड। अब देखिए तो BX की जगह हम क्या लिख सकते हैं? X की जगह तिर्यक गुणा करके X1D लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? सिग्मा CV बाई 2 रहने दीजिए। जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं? जेड की जगह Z1D लिख सकते हैं, Z1D लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं हम लोग? B समझिएगा, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? 1/2 X1, इसको हम यहाँ लिखते हैं। MR इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 X1 Z1 सिग्मा CV BD का स्क्वायर, और इतने सारे को हम लोग क्या कहते हैं? QBD स्क्वायर। और ये क्या है आपका? प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। क्या है आपका? प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। याद रहेगा ना याद? यह क्या आपका? प्रतिरोध आघूर्ण गुणांक। ठीक है, क्लियर। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कह देगा कि उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है? तब जानते हैं उदासीन अक्ष का प्रभावी गहराई के सापेक्ष अनुपात क्या कहलाता है? उदासीन अक्ष गुणांक। ठीक है, आज के लिए इतना भी। और सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं ना आज इतना एनर्जी मिल नहीं रहा है, तो एनर्जी तो लाइए आप लोग।